हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद जिक्रिया। रशिया और अमेरिका के बीच यूक्रेन को लेकर जो जंग छिड़ी है, आइए उस तनाज़े के बारे में बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट और नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ जेडीएस मिस्टर तनवीर अहमद से। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुमकिन हो पाया है एडिटर इन चीफ बैंगलोर अखबार के मिस्टर अशफाक की वजह से। जितना एस्केलेशन अभी वेस्ट में चल रहा है, जो रशिया का एग्रेशन यूक्रेन पे हो रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं तनवीर अहमद साहब। आइए इस बारे में बात करते हैं। सर, अभी जो रशिया का जो वार स्टार्ट हो गया यूक्रेन पे, इसकी सबसे पहली वजह क्या है? पहली वजह है दोस्ती। 1991 से पहले ये सब 15 कंट्रीज रशिया के यूएसएसआर का पार्ट थे। अज़रबैजान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान और यूक्रेन। ऐसे 15 कंट्रीज़ थे जो रशिया से टूटे। तो दोस्ती ही मेन वजह थी। 1991 से कबल जितना भी न्यूक्लियर आर्सेनल था, एटॉमिक आर्सेनल था, वो यूक्रेन के पास था, क्योंकि ये एक कंट्री थे। तो 2003 में इनकी एक ट्रीटी होती है जिसमें रशिया को ये सारा न्यूक्लियर आर्सेनल वापस देते हैं और इसके बदले में अवैध में सिक्योरिटी ली जाती है। पर जो रशिया है ना, दो भाग में टूटा हुआ है। ये जो मेन जो क्रीमिया और डॉनसेक का डॉनबास भी जो एरिया कहा जाता है, वहाँ पर लोग रशियन बोलने वाले और रशियन जैसे दिखने वाले हैं। बट जो जो वेस्टर्न यूक्रेन है, वहाँ पर यूरोप का दबदबा है। तो ये एक मेन रीज़न था। सर, किसी प्रोविंस को हासिल करने के लिए रशिया ये यूक्रेन पे ये वार डिक्लेयर की हुई है, या कुछ उनका पुराना आपस का झगड़ा था, या कोई ईगो का प्रॉब्लम था? देखिए, आप सबको जानना पड़ेगा, रशिया में अगरचे आप देखें तो क्रीमिया है और डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन पे रशिया पहले से ही कहता है कि उसका उस पर कब्ज़ा होना चाहिए। 2014 में विक्टर बोल के यूक्रेन का एक प्रेसिडेंट था। तो विक्टर क्या था? विक्टर एक पपेट प्रेसिडेंट था जो रशिया के फेवर में था। जब यूरोपियन यूनियन ने उसको बोला कि आप एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो जाइए, उसने मना किया। जब वो मना करता है तो एक सिविल वॉर जैसा एक माहौल पैदा होता है यूक्रेन के अंदर, उसको निकाल दिया जाए। बट अभी जो है जो ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है, वो कॉमेडियन था बट वेरी स्ट्रॉन्ग है, जिसने पूरा इलेक्शन ही रशिया के ख़िलाफ़ कैंपेन करके इलेक्शन जीता था। तो अब जब अभी यहाँ पर दो टाइटन्स हैं, एक एक्चुअली इधर तरफ ज़ेलेंस्की है, उधर व्लादिमीर पुतिन है। तो पुतिन और इनके बीच में लफ्ज़ी वार भी चली। इसके नतीजे में अब तक 14,000 से ज़ायद सिविलियंस मरे हैं। रशिया खुद जंग नहीं लड़ रहा है यहाँ पे। रशिया के चाहने वाले जो रशिया सेपरेटिस्ट हैं, रशियन सेपरेटिस्ट कहा जाता है, वो लड़ रहे हैं। 5,100 रशियन सेपरेटिस्ट अभी तक मरे हैं। 4,000 से ज़ायद यूक्रेनियन सोल्जर्स मरे हुए हैं। तो रशियन सेपरेटिस्ट को इस्तेमाल करके रशिया प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। सर, अभी आज की अगर हम न्यूज़ देखें तो जितने दुनिया के स्टॉक मार्केट्स हैं, दे हैव टैंक्ड कंप्लीटली, मोर देन 1500 पॉइंट्स दे हैव टैंक्ड। अगर इंडिया की बात करें तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ सल्फर क्रूड ऑयल। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे? देखिए, ये सिर्फ यहाँ पर रशिया नहीं है, आपको इतना यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पर नाटो आता है बीच में। जब नाटो आता है तो नाटो की एक ट्रीटी है कि जितने भी नाटो के सदस्य हैं, नाटो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए नाटो होता क्या है। नहीं, नाटो एक बहुत सारे नेशंस का, नॉर्थ अटलांटिक नेशंस का एक समूह है। इन्होंने सारी एक बॉडी बनाई है। नाटो की बॉडी में इन्होंने एक साइन किया है कि जो भी नाटो का मेंबर है उसके ऊपर जंग इज़ एज गुड एज जंग विद अमेरिका। तो यहाँ पर आप देखें, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड बनफ़्से नफीस इस जंग में शामिल होंगे, और ये शामिल होंगे तो अमेरिका शामिल होगा। अमेरिका ने रशिया को पहले ही वार्निंग दी थी बाइडेन जब भी कि आप रशिया के इलेक्शंस के अंदर आप इंटरफियर करना बंद कीजिए,
रशिया के साथ प्रॉक्सी वॉर करना, अफ़गानिस्तान में जब अमेरिकन ट्रूप्स मर रहे थे उस पर भी एक ये कहा गया था कि तालिबान को रशिया आर्म्स एंड एमिनेशन एंड सपोर्ट दे रहा है। तो रशिया और अमेरिका का ये पुरानी जंग है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, अगरचे ये जंग जारी व सारी हुई तो एटलीस्ट 12 to 15% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी विल गेट अफेक्टेड। आज सुबह अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का भी स्टेटमेंट आता कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग द वर्ल्ड विल होल्ड रशिया रिस्पॉन्सिबल, पर्टिकुलरली व्लादिमीर पुतिन। देखिए क्या मतलब है इसका? ये बोलने के लिए, स्टेटमेंट सुनने के लिए अच्छे हैं, बट एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग ऑलरेडी, हैज़ गॉन ऑलरेडी। आपको ब्लैक सी, जो ये क्रीमिया का जो रीजन है वो कहाँ है, और ये डॉनबास का जो रीजन है वो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, और यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट नहीं मिलेगा इंटरनली, क्योंकि यहाँ पर पूरे रशियन स्पीकिंग लोग हैं इस रीजन में, ये सपोर्ट करेंगे रशिया को। सर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ गुड फ्रेंड विथ यूएस, इंडिया इज़ वेरी गुड फ्रेंड विथ रशिया। सो इन दिस सिनारियो व्हाट वुड बी द स्टैंड ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट? देखो इंडिया तो नॉन एंटिटी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इंडिया इस नाटो का मेंबर नहीं है, इंडिया G7 में भी नहीं है, इंडिया एक्चुअली यूरोप में भी नहीं है और रशियन रीजन में भी नहीं है। पर हमारा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर अगरचे इंडिया को कहा जाए कि रशिया के साथ खड़े हो या फिर आप अमेरिका के साथ, इंडिया को ये बड़ा टफ डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप रशियन रीजन लें तो इंडिया का उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, बेलारूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सारे कंट्रीज़ में इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ये सब अगरचे ये सब रशिया के अलग हुए मगर रशिया के अंडर में है, रशिया से डरते हैं। तो इंडिया इज़ गोइंग टू बी इन अ वेरी टफ पोजीशन टू टेक अ डिसीजन। इंडिया कहाँ खड़ा रहेगा? सर अगर ये वार एस्केलेट होती है तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट का अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली हम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान यहाँ की बात करें तो क्या अफेक्ट हो सकता है इस पर? देखिए इसका इफेक्ट बहुत सारे कंट्रीज़ में होगा। अगरचे आप देखें तो इसी सेम रीजन से ताइवान के साथ चाइना का मनमुटाव है, अगरचे इसी कश्मीर भी लपेटे में आएगा, कश्मीर का डिस्कशन, और वहाँ पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान आएगा, और ऐसे कई प्रोविंसेस हैं जहाँ पर दूसरे कंट्रियों का कब्ज़ा है या फिर उनका कब्ज़े का एक मन है, इंटेंशन है, तो काफ़ी एस्केलेट हो जाएगा ये। पर एट दिस जंक्चर मुझे नहीं लगता कि व्लादिमीर पुतिन पीछे जाएगा। पुतिन को पीछे जाने की कोई सबब ही नहीं है, क्योंकि आसपास में कोई कंट्री नहीं है जो पुतिन की आंख में आंख मिलाकर जंग कर सके, कोई नहीं है कंट्री। अगरचे आप देखें ये रशियन रीजन ही आप देख लें तो जितने भी आसपास हैं या फिर पुतिन से मिले हुए हैं या फिर पुतिन की बात सुनते हैं, तो very very difficult to de-escalate this war. Final question, sir. Few minutes back, United Nations Security General was pleading to Russian President to come back to the bilateral table talk. We will discuss in everything. क्या लगता है आपको ये ऊपर बहुत दूर तक जाएगा या कुछ चांसेस हैं या कुछ कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पीस कायम कर सकते हैं? देखो बायलैटरल क्या करेंगे? क्या आप डॉनबास का रीजन रशिया को दे देंगे या क्रीमिया का रीजन रशिया को दे देंगे? क्या डिसीजन लेगा यहाँ पर? बायलैटरल, आपको बायलैटरल रिलेशनशिप या फिर डायलॉग करने के लिए टेबल पे क्या रखोगे रशिया के सामने या फिर यूक्रेन के सामने? अभी एक्चुअली यूक्रेन की स्टेटस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, मेंटेन स्टेटस को यहाँ पे होने वाला ही नहीं है ना। देखिए आपको इतना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये मनमुटाव का रीज़न ही दोस्ती है। जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं यही अच्छे दुश्मन हो जाते हैं। तो 1991 से पहले जो रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप की वजह से ही आज ये आपको ये बता देता हूँ, एक ज़माना ऐसा था कि यूक्रेन रशिया से बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। नॉट 1991, आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में जाए हैं तो यूक्रेन वाज अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। उसका जो यूरोप से जो कनेक्शन है, आपको जो रशियन रीजन के साथ उसका कनेक्शन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, इसी वजह से। पर हम भी चाहते हैं कि डी एस्केलेट हो, बट डी एस्केलेट की शक्लें और सूरतें
ना यूरोपियन यूनियन प्रेजेंट करने की कंडीशन में है, ना रशिया उसको मानने की, और ना नाटो। अब देखिए, अब एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगरचे अमेरिका को जंग करना है तो वो कहाँ से आएगा? डेड सी से आएगा। डेड सी से आएगा तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? तुर्की से परमिशन लेना पड़ेगा। अब तुर्की से परमिशन लेगा तो यहाँ पर एक मुस्लिम फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा, और CIS कंट्रीज अदर देन रशिया सारे मुसलमान कंट्री हैं। अब यहाँ पर रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी विल प्ले द मेजर पार्ट एज फार दिस एस्केलेशन ऑफ दिस वॉर इज कंसर्न्ड। 100%। पर एक बहुत बड़े जानकार ने कहा है कि एनी वॉर शुड एंड ऑन द टेबल। सारे मिलके वो टेबल को बनाना पड़ेगा कि टेबल पे क्या टेबल्ड किया जाएगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन को यहाँ पर खोने के लिए कुछ है ही नहीं। रशियन सेपरेटिस्ट जंग लड़ रहे हैं। रशियन सेपरेटिस्ट को अगर ये देख लेगा, अब ये देखिए अफगानिस्तान की वॉर जो थी, अमेरिका नहीं लड़ रहा था, नॉर्दर्न अलायंस लड़ रहा था तालिबान के साथ। तो यहाँ पर भी इसी तरह से रशियन सेपरेटिस्ट जंग लड़ रहे हैं, रशिया को सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट करना है। पर एक शक्ल और सूरत है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन अगरचे बैक ट्रैक करें यूक्रेन के साथ इंटरफियरेंस के साथ, और अमेरिका, इनका दोनों का बायलैटरल इशू है, ये अगरचे आपस में बैठ के ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन अगरचे ये दो लोग अगरचे बैठ के बात करेंगे तो ही एक शक्ल सूरत आएगी, वरना मुझे नहीं लगता कोई शक्ल सूरत है। वेरी लास्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में ऑयल का रेट $100 पर बैरल क्रॉस हो चुका है। इंडिया का क्या हाल होगा, क्या स्टैंड लेंगे? इतने सारे इलेक्शन चल रहे हैं। व्हाट वुड बी द थिंकिंग प्रोसेस गोइंग ऑन इन आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? बड़ा टफ पोजीशन ये, देखो निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की एटलीस्ट 30 से 40% आवाम फाइनेंशियल क्रंच में चली जाएगी। क्योंकि क्रूड ऑयल और पेट्रोल है ना, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है। कैस्केडिंग इफेक्ट उसको कहते हैं कि एक इफेक्ट होने की वजह से हज़ारों चीज़ें, अगर जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी तो अनाज की कीमत बढ़ेगी, अनाज की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़े, काफ़ी कैस्केडिंग इफेक्ट है। और ये कैस्केडिंग इफेक्ट इज़ रियली गोइंग टू कॉस्ट द वर्ल्ड एंड स्पेशली इंडिया वेरी डियर। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे इंटरनेशनल एक्सपर्ट तनवीर अहमद साहब, कह रहे थे कि टफ डेज आर अहेड फॉर अस, तो इसलिए संभल के चलना चाहिए। उम्मीद करते हैं, दुनिया उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये जैसे प्रोग्रेस होगा, एवरीडे विल कीप ऑन अपडेटिंग यू अबाउट द वॉर ऑफ रशिया। अगर आप हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे आई एम वॉइस और मैं मोहम्मद ज़िक्रिया।